रूफटॉप सोलार के लिए, रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलार के लिए हमें सोलार की सब्सिडी 20% से लेके 40% तक अवेलेबल है। अभी आप कोई भी स्टेट में मतलब एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की अपनी अपनी सोलार की पॉलिसी है। आप उस पॉलिसी को स्टडी करके कितनी सब्सिडी मिलेगी वो आप चेक कर सकते हैं। वो सब्सिडी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे तो आपको जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो सिस्टम का आपको पता चल जाएगा। उससे आप एस्टिमेट कर पाएंगे कि आपका नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेशन एन्युअली ये जो 50 किलोवाट सिस्टम है उससे कितना हो रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड विद दिस सिस्टम्स एंड मतलब ये जो है ना 85,000 हमने यहाँ पर लिखा है, दैट इज जनरेटेड पावर आउटपुट एन्युअली, नंबर ऑफ यूनिट्स पर एनम। उसको मल्टीप्लाई करो प्रिवेलिंग नंबर ऑफ यूनिट रेट से, आपको कितना सेविंग्स होगा वो आप वर्कआउट करो। अगेंस्ट दैट हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, उसका रेशियो इज पे बैक पीरियड। सो नॉर्मली हमने देखा है कि 3 से 4 साल के अंदर सोलार सिस्टम में पे बैक हो जाता है। ये एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें डे टू डे डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, उसमें every day there is a new mobile with new features. Similarly solar panel में भी continuously advancement होता रहता है, इसीलिए इसमें कॉस्टिंग भी कम होती रहती है। मतलब आज जो टेक्नोलॉजी जिस प्राइस के ऊपर मिल रही है उस प्राइस के ऊपर आपको कल अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी आपको कल थोड़े कम प्राइस में मिलेगी। So with this you can go with a techno commercial benefit. Okay. Now as a planner, अगर आपको कुछ नया जैसे प्लान करते हो तो उसमें इंस्टॉलेशन कंडीशंस में आपको प्लानिंग में क्या क्या चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर पैनल का माउंटिंग। आपने देखा होगा जितनी भी सोलर पैनल्स है वो एक एंगल के ऊपर माउंट होती है। वो एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो जैसे हम लोग बात करें इंडिया की, तो जो अपना इक्वेटर है, मतलब वी आर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। हम लोग उत्तर साइड के ऊपर है, नॉर्दर्न साइड के ऊपर है इक्वेटर के। तो ऑब्वियसली जो सन की ट्रेजेक्टरी है वो इक्वेटर के ऊपर है। तो सनरेज कुछ एंगल से आते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह भी है कि अर्थ पूरे साल में 2 बार अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करता है। अर्थ क्योंकि सोलार के आजू बाजू साल में एक चक्कर लगाता है, उसमें 2 बार सीजनल टिल्टिंग आता है और इसीलिए अपने यहाँ सीजनल वेरिएशंस आते हैं। विंटर इसीलिए आता है क्योंकि उस टाइम के ऊपर इक्वेटर जो सोलार का जो ट्रेजेक्टोरियल पाथ है वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर नहीं है। ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है, उसको ध्यान में हमें रखना पड़ेगा सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए। तो होता यह है कि विंटर से लेके समर तक, मतलब हम पकड़ के चले कि 6 महीने समर रहता है और करीब करीब 8 या 9 महीने हमें समर का फीलिंग आता है, करीब करीब 3 या 4 महीने हमें विंटर का फीलिंग आता है। मॉनसून मैंने कंसिडर कर लिया है समर में।
इसलिए 8 से 9 महीने हमें समर मिलता है, 3 से 4 महीने हमें विंटर मिलता है। तो सोलार का रेडिएशन भी इससे अफेक्ट होता है। विंटर में एंगल ज्यादा रहता है, समर में ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रहता है सोलार का रेडिएशन। सोलार सनरेज जो सन में से निकल के अर्थ के ऊपर डायरेक्टली आते हैं, तो समर में वो करीब करीब 90 डिग्री होते हैं और विंटर में वो कुछ एंगल से आते हैं। इसलिए एज अ थंब रूल ये एस्टैब्लिश किया गया है कि जिस लैटिट्यूड के ऊपर हम लोग रहते हैं, उस लैटिट्यूड का एंगल शुड बी द एंगल ऑफ माउंटिंग ऑफ द सोलर पैनल। मतलब कि अगर आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ सर्कल, ये अर्थ है, ये उसका इक्वेटर है, सोलर ये है, सोलर सन काफी बड़ा है, तो जब रेडिएशन होता है तो ये रेडिएशन का एंगल है। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न स्फीयर में, ये नॉर्दर्न स्फीयर है, ये साउदर्न स्फीयर है, इंडिया यहां पर फॉल होता है। तो नॉर्दर्न स्फीयर में जब सन रेज फॉल होते हैं तो ये जो माउंटिंग है सोलर पैनल का, ये इस तरह होना चाहिए ताकि सनरेज उसके ऊपर परपेंडिकुलर एंगल से पड़े। इसलिए ये पोर्शन को अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें तो ये अर्थ हो गया, ये सोलर पैनल हो गई, और ये एंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो सनरेज इसके ऊपर डायरेक्टली इस तरह गिरेंगे। अगर मैं उसको टिल्ट करता हूं, मतलब टिल्टिंग एंगल कुछ रखता हूं, तो ये सनरेज अब डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो एंगल है ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो एंगल है ये अपना एंगल ऑफ माउंटिंग हो जाता है। इंदौर का जो लैटिट्यूड है वो 22 या 23 डिग्री है, वो चेक करना पड़ेगा, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर हम ये अगर 22 डिग्री है, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको 22 डिग्री के ऊपर इसको माउंट करो। क्या होगा कि 22 डिग्री के ऊपर माउंट करने से ये रूफ सरफेस है, ये सोलर पैनल का स्ट्रक्चर है। तो सन की ट्रेजेक्टोरियल पाथ समर में इस तरह रहती है और विंटर में इस तरह रहती है। मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब 15 से 20 डिग्री सन की ट्रेजेक्टोरियल पाथ में डिफरेंस होता है। मतलब समर में सर के ऊपर सन रहता है और विंटर में वो थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन में रहता है। इसलिए तो अपने यहाँ विंटर और समर होते हैं, ये कॉमन फिनोमिना। इसी को ध्यान में रखते ये इंस्टॉलेशन किया जाता है। सन रेज जब समर में ये ट्रेजेक्टोरियल पाथ है और विंटर में ये ट्रेजेक्टोरियल पाथ है। विंटर में ज्यादा सनरेज कम रहते हैं, इसीलिए उस टाइम के ऊपर हमें मैक्सिमम रेडिएशन मिले, इसीलिए ये प्लान होता है। विंटर में प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स, स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स। विंटर में हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए टेम्परेचर की इफेक्ट विंटर में कम आती है। इसीलिए हमें ये जो पैनल का माउंटिंग है इस तरह करना पड़ेगा कि विंटर में परपेंडिकुलर सनरेज आए। समर में वैसे भी सनरेज बहुत ज्यादा रहते हैं और टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री तक रहता है, इसीलिए उस टाइम के ऊपर डायरेक्टली
अगर नहीं गिरेगा तो भी उसकी इफेक्ट अच्छी ही मिलने वाली। इसीलिए ये जो एंगल ऑफ माउंटिंग है, ये एंगल ऑफ माउंटिंग आप जिस लैटिट्यूड के ऊपर रह रहे हो उस लैटिट्यूड के हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। तो जो मैंने पीवीसिस्ट सॉफ्टवेयर बताया, जब उसमें आप सिमुलेशन करते हो तो उसमें आप अपने लैटिट्यूड का एंगल उसमें डाल दो, तो वो ऑटोमेटिकली पैनल का माउंटिंग एंगल लैटिट्यूड वाला ले लेगा और फिर आपको सिमुलेशन उस हिसाब से बताएगा। अगर आप ये लैटिट्यूड को चेंज करते हो तो जनरेशन आउटपुट विल चेंज। अगर मैं इसी तरह सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करता हूं तो उसमें डेफिनेटली रिडक्शन आएगा, क्योंकि विंटर में रेडिएशन बहुत कम रहता है और वो भी एंगल में रहेगा, इसलिए रेडिएशन कम रहेगा, जनरेशन आउटपुट विंटर में बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा। हमने काफी रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशंस किए हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस किए हैं, कुछ मेगावाट स्केल्स के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। हम लोग इस फील्ड में 2010 से इंस्टॉलेशंस करके किए हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि इस तरह का इंस्टॉलेशंस करते हैं तो करीब 20 to 30% जनरेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। मतलब हमने जो प्लान किया था उससे 70 to 80% जनरेशन ही मिलता है। अगर इस तरह का प्लानिंग करते हैं तो ही आउटपुट मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टिल्टिंग ऑफ सोलर पैनल। उसमें भी 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। फिक्स्ड टिल्टेड है, फिक्स्ड सीजनल टिल्टिंग है। मतलब कि हमने ये जो सोलर पैनल का माउंटिंग किया, ये समर में रखो और ये विंटर में रखो और समर में इस तरह रखो, तो भी आपको आउटपुट का बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड सीजनल टिल्टिंग। इसमें आपको मैन्युअली साल में 2 बार टिल्ट एंगल चेंज करना है। एक आपको मार्च में करना है और दूसरा आपको सितंबर में करना है। तो सितंबर में आपको टिल्टिंग एंगल, यहाँ ये जो टिल्टिंग एंगल है उससे आपको ये करना है। ये सितंबर से मार्च तक रहेगा और ये मार्च से सितंबर रहेगा और ये सितंबर से मार्च रहेगा। सो ये फिक्स सीजनल टिल्टिंग से आप ज्यादा जनरेशन अचीव कर सकते हैं। अगर आप सोलर ट्रैकर सिस्टम लगा रहे हो, दैट इज द बेस्ट। उसमें डायरेक्टली वो ट्रैकिंग करेगा सोलर, और दिन में ये पूरा ट्रैक करेगा। मॉर्निंग में ईस्टर्न बाजू सोलर पैनल का फेसिंग होगा और शाम को वेस्टर्न बाजू होगा। मतलब एक्स एंड वाई बोथ tracking will be available on solar tracker, but this system is quite costly, क्योंकि सोलर पैनल का जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है उसके नीचे मोटर्स लगानी पड़ती है, उसको ट्रैकर के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है, ट्रैकर से कमांड लेके वो मोटर ऑपरेट होके सोलर पैनल का एंगल चेंज करती है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है। उससे नो डाउट जनरेशन तो अच्छा मिलता है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर केस में फिक्स्ड सीजनल टिल्टिंग इज अ बेटर सॉल्यूशन रहता है। इसमें जो इसके नीचे माउंटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमें 2 स्लॉट ही देने हैं, एक स्लॉट यहां और दूसरा स्लॉट यहां पर। ये स्लॉट से आप मैन्युअली भी उसको टिल्ट करके एंगल चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे। इसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व नहीं होता है और इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है। अगर ये नहीं करना है तो ये सिस्टम तो है ही, ये रेयरली यूज्ड है। एक और चीज है which is affecting the installation, that is number of panels per string. ये कैसे डिसाइड करें? एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी पैनल कनेक्ट करनी है, मतलब नंबर ऑफ पैनल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। जब नंबर ऑफ पैनल्स लगती है तो उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है।
तो हमारे पास बहुत सारी पैनल्स है, एक पैनल, दूसरी पैनल, तीसरी पैनल, ऐसा जब इंस्टॉलेशन होता है। हमारे पास ऐसी स्लाइड्स भी है जिसमें मैं आपको इंस्टॉलेशंस के ऐसी जगह पर जहां पर नंबर ऑफ पैनल्स लगी हुई है, तो उसमें कितनी पैनल को सीरीज में कनेक्ट करें और कितनी पैनल को पैरेलल में कनेक्ट करें, हाउ टू डिसाइड दैट। उसके लिए आपको इन्वर्टर का डेटा रिफर करना पड़ेगा। इन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज रेंज क्या है, क्योंकि जैसे ही आप नंबर ऑफ पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो हर एक पैनल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो सीरीज में हो जाता है। तो पूरी सीरीज एक स्ट्रिंग कहलाती है, उस स्ट्रिंग का वोल्टेज बढ़ जाता है। वो इतना नहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इन्वर्टर उसको विस्टर्न नहीं कर पाए। तो इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज देखो और डिसाइड करो कि आप कितनी पैनल को सीरीज में कर पाओगे। जैसे ही नंबर ऑफ पैनल्स सीरीज में होती है, आपका करंट सेम हो जाता है उस सीरीज। तो सपोज आपके पास 100 पैनल्स है, आप 20 पैनल को सीरीज में लगाते हो, तो आप बात ऐसी आपके पास 5 स्ट्रिंग हो गई, तो 5 स्ट्रिंग को आप पैरेलली कनेक्ट करो। पैरेलली कनेक्ट करके आप इन्वर्टर को कनेक्ट करो। सो दिस वे यू कैन कनेक्ट नंबर ऑफ पैनल्स टू द इन्वर्टर। इन्वर्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, MPPT, मल्टीपल पॉइंट पावर ट्रैकर। दिस इज अ फीचर ऑफ एन इन्वर्टर। ये क्या करता है कि हर एक स्ट्रिंग का इनपुट वोल्टेज को सेंस करके वो पावर को ट्रैक करता है। इन्वर्टर हैज इनबिल्ट कैपेसिटी टू चेक द इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज। इन्वर्टर को भी काम करना है, पावर ट्रांसफर का काम करना है। तो ग्रिड का पावर अवेलेबल है कि नहीं वो भी सेंस करना है, सोलर जनरेशन हुआ कि नहीं ये भी सेंस करना है। सोलर जनरेशन जैसे दिन शुरू होता है, सुबह 6 बजे सनराइज हुआ, 6:15 के ऊपर जैसे ही ये पावर चालू हो जाता है, तो शुरू में वोल्टेज बिल्डअप होने लगते हैं। वोल्टेज शुरू में कम बिल्डअप होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर इन्वर्टर कंडक्ट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड then please leave, but do not annotate. Okay, so I was talking about MPPT. MPPT will keep on tracking the power output of individual string, and it will allow power to feed to the system, feed to the load. जितने भी MPPTs ज्यादा है, इन्वर्टर के अंदर मल्टीपल MPPT रहते हैं, तो जितने ज्यादा MPPT है हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो नंबर ऑफ MPPT को चेक करके आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द कैलकुलेशन। प्लांट कैपेसिटी इज 1000 किलोवाट। पैनल का, इंडिविजुअल पैनल का जो वोल्टेज है वो 350 किलोवाट है। दैट मीन्स 350 वाट पीक की पैनल हमने यूज की है। ये एक मैंने सैंपल दिया है, उसमें शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द पैनल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर, जितने भी डिवाइसेस है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज वोल्टेज रेगुलेशन। सिमिलरली सोलर पैनल में भी होता है। सो सोलर पैनल का नो लोड वोल्टेज है 46.4, मतलब जब करंट उसमें से फ्लो नहीं होता है तो मैक्सिमम वोल्टेज उसमें आता है अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज 46.4। ये एक टिपिकल पैनल का एग्जांपल है।
बट जितने भी नॉर्मल कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें रेंज यही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 45 से लेके 50 वोल्ट तक की रेंज है। जब करंट फ्लो होता है, जब शॉर्ट सर्किट करंट मतलब मैक्सिमम करंट पैनल में से फ्लो होता है 9.8 एम्पियर, ये इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तब उसमें वोल्टेज आउटपुट हो जाता है 37.5। इंटरनली पावर ड्रॉप होता है, इसकी वजह से वोल्टेज में भी ड्रॉप होता है। सो ये सोलर पैनल का इंटरनल है। इन्वर्टर के इनपुट में मैंने बताया कि सिर्फ 80 to 85% पावर ही अवेलेबल रहता है, इसलिए इन्वर्टर का जो इनपुट जो है 100 किलोवाट है, सॉरी ये 1000 किलोवाट का प्लांट है, तो आपको 850 किलोवाट से ज्यादा सोलर पैनल से आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज लेवल है 850 वॉट। अभी जो इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है उसमें 1000 वोल्ट के इन्वर्टर्स अवेलेबल है, मतलब 1000 वोल्ट का आप उसमें पकड़ सकते हैं। तो 1000 वोल्ट के हिसाब से, और ये जो पैनल का आउटपुट वोल्टेज है, इसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ पैनल्स को कैलकुलेट करना है कि कितना पैनल्स को आप सीरीज में कर पाओगे। सो हियर इन दिस केस वी आर टेकिंग इन्वर्टर रेटिंग 100 किलोवाट का एक इन्वर्टर लिया है, ऐसे 10 इन्वर्टर है। सो टोटल इन्वर्टर पावर इज 1000 किलोवाट। नंबर ऑफ MPPT पर इन्वर्टर अवेलेबल इज 4। सो मल्टीपल पावर पॉइंट ट्रैकर, ये मैंने बताया वो 4 अवेलेबल है, तो इस हिसाब से यू कैन प्लान नंबर ऑफ पैनल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सो दिस इज द स्लाइड। अभी थोड़ा टाइम कम हो रहा है, इसलिए इसको मैं डिटेल में कैलकुलेशन किस तरह हुआ वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मोर और लेस इट विल बी लाइक दिस। 18 number of panels you can connect in a series formation, ठीक है। सो कनेक्टेड डीसी पावर आपका हो गया 1000 किलोवाट। सो नंबर ऑफ पैनल्स, सो दिस कैलकुलेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हाउ द डीसी पावर विल फ्लो इन एंटायर 1000 किलोवाट प्लांट। सो टिपिकली ये इंस्टॉलेशन डिटेल्स है। ये ग्रिड इंटरैक्टिव इन्वर्टर का मैंने लिया है, सोलर पैनल है। यहां पर एक आपको डीसी आइसोलेटर लगता है, वो लगाना पड़ता है। अगर इस इन्वर्टर का मेंटेनेंस करना हो तो इट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज ऑन दिस साइड। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर का मैक्सिमम पावर इनपुट इज 1000 वोल्ट डीसी, तो यहाँ पर 1000 वोल्ट डीसी तक के हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन ऐसे सोलर पैनल का देखे तो बिना चेक किए उसको टच मत करना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। 1000 वोल्ट डीसी इज नॉट अ स्मॉल वैल्यू, इसीलिए जब भी इन्वर्टर का मेंटेनेंस करना हो आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर डीसी एमसीबी लगाते हैं, 1000 वोल्ट डीसी एमसीबी लगाते हैं। ये कन्वेंशनल अपना एसी एमसीबी है, एसी आइसोलेटर, जो नॉर्मली हम लोग घर पे लगाते हैं एमसीबी, वही एमसीबी यहां पर लगती है। ये अपना मीटर है, जो कितना जनरेशन हुआ वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। आपके सोलर इंस्टॉलेशन से कितना जनरेशन हुआ वो ये मीटर मेंशन करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करता है। तो जब आप कोई रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशंस के लिए वर्कआउट करते हो, उसमें आपको ये इंस्टॉलेशंस में इतने डिवाइसेस लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये घर का लोड है, कोई भी एक फ्यूज को कनेक्ट करना है सोलर मीटर के साथ में, और ये आपका कन्वेंशनल जो मीटर है, जो घर पे मीटर लगता है, वो रिप्लेस होके एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीटर यहां पर लगता है।
सो आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन इसी तरह रहता है, सिर्फ ये मीटर चेंज हो जाता है और ये एडिशनल मीटर लगता है। बाकी आपका घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज इट इज रहता है और सिस्टम चालू हो जाती है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो रूफटॉप लगता है वो भी इसी तरह लगता है। अगर इन्वर्टर मल्टीपल है तो ऐसे एक इन्वर्टर, दूसरा इन्वर्टर, तीसरा इन्वर्टर, चौथा इन्वर्टर, इस तरह के इन्वर्टर्स लगते हैं। फिर यहाँ पर एक एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लग जाता है। ऐसे मल्टीपल इन्वर्टर लगते हैं और उसका एक एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पर लग जाता है और उसका कनेक्शन यहाँ से होके फिर इस तरह लगता है। सो इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह की सिस्टम। So this was the illustration. So this is in detail a single line diagram in which the solar panels are there which are connected in series parallel formation. So ये series string है, ऐसी multiple string को parallel में connect करके यहाँ से ये इन्वर्टर है, सॉरी ये इन्वर्टर का एक MPPT है, मतलब मल्टीपल पॉइंट पावर ट्रैकर। तो ऐसे मल्टीपल एमपीपीटी को कनेक्ट करके ये इन्वर्टर बनता है। ऐसे मल्टीपल इन्वर्टर को इस तरह एसी बॉक्स में, एसी पैनल में एज एन इनपुट जाता है। ये सोलर पैनल का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये मल्टीपल एमपीपीटीज है इन्वर्टर का, ये पूरा इन्वर्टर है। तो एक इन्वर्टर में मल्टीपल ऐसे एमपीपीटी है और ऐसे सीरीज पैरेलल। ये एक इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट का सिंगल लाइन डायग्राम। ऐसे मल्टीपल इन्वर्टर्स रहते हैं, जिसका इस प्रोजेक्ट में 2 इन्वर्टर थे और दोनों को एक एसीडीबी से कनेक्ट किया। ये एसी पैनल है, यहां पर मीटर लगाया और ये ग्रिड के साथ में कनेक्ट कर दिया। सो दिस वे, दिस इज द रियल सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट। So what are the thumb rules in selecting the grid interactive system? So these are the thumb rules. Use PV or mono cells and inverters. 12 to 15 square meter per kilowatt rooftop space is available. अगर आप 2 किलोवाट के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको करीब करीब 24 से 30 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए। अगर आप ज्यादा प्लान कर रहे हो तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस यू कैन टेक द स्पेस। अगर आप मेगावाट स्केल में प्लान कर रहे हो तो आपको 4 से 4.5 एकड़ लैंड चाहिए। अभी जो कॉस्टिंग बैठ रहा है वो इस तरह का है कि अगर आप 1 किलोवाट के लिए प्लान कर रहे हो, जैसे घर के ऊपर किसी ने प्लान किया, तो वो 40 to 45 रुपीस पर वॉट, मतलब 40 से 45 हजार रुपये पर किलोवाट की रूफटॉप सिस्टम आती है। अगर 1 किलोवाट है 45,000 रुपीस में पड़ता है, 2 किलोवाट है तो करीबन ये 85 to 90,000 में पड़ता है, 3 किलोवाट है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो। जैसे जैसे किलोवाट बढ़ता है कॉस्टिंग कम होती है। ऑब्वियसली आप बल्क में परचेस करोगे तो कॉस्टिंग कम होगी। ये रूफटॉप के लिए है, इसमें सब्सिडी पार्ट नहीं है। अगर सब्सिडी मिलती है तो सपोज 10% सब्सिडी मिलती है तो 10% उसमें से आप डिडक्ट कर लो। जैसे गुजरात में 40% तक की सब्सिडी 3 किलोवाट तक मिलती है, तो 3 किलोवाट होता है 1,35,000 का, उसमें से 40% निकाल दो, करीब करीब वो पड़ेगा 85,000 में कंज्यूमर को। और सब्सिडी विल गो टू द इंस्टॉलर, जो इंस्टॉलेशन करेगा उसको वो सब्सिडी का पार्ट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इस तरह का कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये आपको बॉलपार्क फिगर में दे रहा हूं। अगर मेगावाट स्केल में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 3 से 3.5 करोड़ पर मेगावाट पड़ेगा। जो मैक्सिमम जो इंस्टॉलेशंस इंडिया में है
वो सारे के सारे इसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से यही कॉस्टिंग के आजू बाजू अभी बन रहे हैं या तो बन चुके हैं पिछले 1-2 साल में। अगर हाइब्रिड इन्वर्टर लेना है तो एरिया रिक्वायरमेंट है 15 to 18 स्क्वायर मीटर, थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर 40 to 45 है, यहाँ पर 90 to 100 है। वो भी बैटरी बैकअप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 2 या 3 घंटे। अगर आपको 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे बैटरी बैकअप लेना है, बहुत बढ़ जाएगा। बैटरी की कॉस्ट इज द कॉस्ट विच मैटर्स। सो दिस वाज द थिंग। लास्ट की कुछ स्लाइड से मैंने थोड़ी फास्ट ली है क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। टुमारो we will again meet. I will brief you about earthing and lightning for the solar, and I will also give you a demo of PV cyst and wind के ऊपर भी कुछ हम लोग आपको टेक्निकल प्रेजेंटेशन देंगे। So these 4 things will be covered in tomorrow's session 11 o'clock. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, you can ask us at this moment. अगर बाद में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, keep it ready in tomorrow's session. We will discuss those questions. But would like कि आप क्वेश्चन इसमें पूछो। मैं ये स्लाइड जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो आप एक बार उसको स्टडी भी करो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी आप पूछो। मैं आपके मैडम के थ्रू ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। पीपीटी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। Thank you very much, sir, for your. मैडम एक क्वेश्चन है, कैन आई एड्रेस दैट क्वेश्चन? Yeah, definitely, sir, definitely. There is one question regarding solar installation is done by same agency who sells solar panel or it is a different agency? No, normally solar panel manufacturers they sell the solar panels. मैंने बताया कि वारी ही एक ऐसी कंपनी है कि जो जिसके पास इन हाउस सभी कैपेसिटी है। वारी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर भी है, उनकी फैक्ट्री है इंडिया में। वो लोग सोलर इन्वर्टर भी बनाते हैं, उसकी भी फैक्ट्री है। उनके पास उनकी प्रोजेक्ट की टीम भी है। तो ऐसे सोलर जो बड़े प्लांट होते हैं वो लोग प्लान भी करते हैं और इंस्टॉल भी करके देते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो जो एग्जीक्यूशन एजेंसी रहती है वो नॉर्मली सोलर पैनल को परचेस करती है। जैसे रूफटॉप की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एजेंसी लेके रखी हुई है, तो वो सोलर पैनल परचेस करता है, वो इन्वर्टर भी परचेस करता है। बाकी जो एंसिलरी मटेरियल्स है, केबल्स है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, वो सारा मटेरियल वो परचेस करता है, देन ही कंस्ट्रक्ट द सोलर प्लांट। सो दिस वे इट इज बेसिकली हैपनिंग। वो एजेंसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी होनी जरूरी है। गवर्नमेंट से आपको पहले ये काम करने के लिए क्लास ए सर्टिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी होना जरूरी है। तो बेसिकली योर क्वेश्चन इज अबाउट solar installation is done by same agency. No, it is not done by same agency. Normally they are different agencies. Okay. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Today's session was a very interesting and knowledgeable session. We are looking forward for tomorrow's. Thank you, everyone. Hope you all have enjoyed today's session. Please be on time in tomorrow's session. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Pawan Pandey here. Yes, Pandey sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tell me. I am Pawan Pandey. Hello. Hello. Yes, Pawan sir, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। सर आप याद कर रहे हैं मुझको? कुछ ध्यान आया? Yes, sir. Yes, sir. आपको देखा, मैंने सोचा कि मैडम से आपका नंबर लेके फिर आपसे बात करूंगा। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी है सर, एचओडी है फिलहाल मालवा में। हमारा इंटरेक्शन हुआ है सर के साथ में। हाँ हाँ, मैं आपको तुरंत पहचान गया था। तो सर बात करते हैं इस सेशन के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। और मैंने अभी एक क्वेश्चन पोस्ट किया है, वो देख लीजिएगा। रीवा में जो सोलर प्लांट लगा है उसके बारे में कुछ एड्रेस कर पाए तो सर रीवा का डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास
हमने जितने भी इंस्टॉलेशन किए हैं मेगावाट स्केल में, उसकी इंस्टॉलेशन डिटेल्स है। तो गीगावाट स्केल तक, मतलब जो सबसे पहले जो गुजरात में गीगावाट स्केल का इंस्टॉलेशन हुआ, वो उसकी सारी इंस्टॉलेशन डिटेल्स मेरे पास है। उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। आप चाहो तो मैं कल उसको डिस्कस कर सकता हूँ ब्रीफ में। और मैं ये चाहूंगा कि विंड पे थोड़ा डिटेल दे दीजिएगा, विंड पे डिटेल दे दीजिएगा। सोलर पे ठीक है तो सर। आपने काफी दिया अभी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। ओके। So thank you everyone. Bye bye. Now I'm ending the session. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Bye.